एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, ग्रेजुएट लेवल का, इंटर लेवल के भी होने वाला है और ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। जीएस के क्वेश्चन हम बहुत सारे आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं और इससे रिलेटेड हम वीडियो पहले भी बना चुके हैं। आज भी तकरीबन हम 50-60 ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्ज़ाम्स में इनकी संभावना है बनने की और ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं बराबर। तो देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने खोजा था? ऑस्ट्रेड ने खोजा था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? ऑस्टेड ने। ये जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली, अदर एग्जामिनेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आलू डैश का एक प्रकार है, आलू तना का एक प्रकार है, ना कि जड़ का प्रकार है, ना ही किसी और चीज़ का, तना का प्रकार है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है एलिसा का फुल फॉर्म क्या है? ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ठीक है, तो ये क्या है? एलिसा का फुल फॉर्म है, एलिसा टेस्ट एक होता है। ठीक है, HIV में एलिसा परीक्षण किया जाता है। रोजगार समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? रोजगार समाचार का प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। इसी के लिए इन्हें नोबेल अवार्ड भी मिला था, लैंडस्टीनर ने। ठीक है, और ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ए बी और ओ। ठीक है, ए बी ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि ओ सभी ब्लड ग्रुप को जो है ब्लड दे सकता है। ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, यानी सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि ये सभी से रक्त ले सकता है लेकिन दे सकता है सिर्फ ए बी को। ठीक है, और ओ जो है ले सकता है सिर्फ ओ से लेकिन दे सकता है सभी को, इसलिए इसे सर्वदाता यानी आपका यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, चूँकि ये सभी को ब्लड दे सकता है, सभी ब्लड ग्रुप वाले को। तो लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। उसके बाद क्वेश्चन है मानव की श्रव्यता सीमा यानी ऑडिबल रेंज जिसको मनुष्य कान ग्रहण कर सकता है तो वो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो बराबर रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है ये। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक को ऑडिबल रेंज कहते हैं। और बेसिकली मैं आपको बताऊं तो 3 प्रकार की ध्वनि तरंगे होती हैं। एक है अवश्रव्य जो कि 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनियाँ हैं जिन्हें हमारा कान नहीं सुन सकता है। ठीक है, भूकंप की तरंगे, दिल की धड़कन की तरंगे, ये सभी क्या अवश्रव्य तरंगे हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। उसके बाद है ऑडिबल रेंज। ठीक है, जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में इसकी श्रव्यता सीमा है और इसे मनुष्य का कान ग्रहण कर सकता है। इसके बाद है अल्ट्रासोनिक वेव यानी पराश्रव्य तरंगे जिनकी आवृत्ति सीमा 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है। चमगादड़ इन्हें सुन सकता है और भी बहुत सारे प्राणी सुन सकते हैं लेकिन मनुष्य का कान इसे नहीं सुन सकता है। ठीक है, तो ये मैंने तीनों जो है कैटेगरीज जो इसके थे वेव्स के, साउंड वेव्स के, वो बता दिए। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी। केंद्र में इसी के समकक्ष जो केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, जिसे महान्यायवादी भी कहते हैं। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितने वर्षों का अंतर है? देखिए, मार्कर फ़िलहाल मेरे पास नहीं तो मैं आपको बता देता। देखिए, 57 BC में विक्रम संवत शुरू हुआ और 78 ईस्वी में शुरू हुआ शक संवत। तो दोनों के बीच का जो गैप है तो 57 इधर से घटेगा यानी 57 और 78 ऐड होगा, तो ऐड होकर के ये 136 वर्ष बनेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में लागू हुई। अकबरनामा का लेखक कौन है? अकबरनामा का लेखक अबुल फजल है। ठीक है, मुग़ल काल के 2 और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जैसे एक हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा, बहुत इम्पॉर्टेंट। तारीख़ नहीं, ये जो बाबर ने लिखी थी, यहाँ तुजुक बाबरी बाबर ने लिखी थी अपनी स्वयं की राइटिंग से। ये तो बाबर की आत्मकथा है और ये तुर्की लैंग्वेज में लिखी गई थी। और एक है तुजुक जहांगीरी।
ठीक है, तो इसकी रचना जहांगीर ने खुद की थी और ये फ़ारसी में रिटन है। ये तीनों बुक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबरनामा भी इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पूछा गया है, अबुल फजल के द्वारा लिखित है। पृथ्वी अपनी धुरी में कैसे घूमती है? तो पश्चिम से पूरब घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज, पश्चिम से पूरब पृथ्वी अपने धुरी में घूमती है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 नेशनल हाईवे 7 किसको किसको जोड़ती है? तो वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ती है। नेशनल हाईवे से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बता दूं कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन है? NH44 है, जो कि बिल्कुल कश्मीर से शुरू होकर के कन्याकुमारी तक जाती है। NH44 इसमें बहुत सारे नेशनल हाईवेज़ का जो है संयोग है और उन्हें सम्मिलित रूप से NH44 कहा जाता है। ठीक है, तो वो NH44 अभी फ़िलहाल सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। अंतरिक्ष यात्रियों को बाहरी आकाश किस रंग का नज़र आता है? काला नज़र आता है, क्योंकि वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, धूल कणों की मौजूदगी नहीं है, वायुमंडल नहीं है, इसीलिए। उसके बाद क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑन्कोलॉजी में कैंसर का स्टडी किया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था और इसमें कौन सा गैस रिसाव हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे MIC यानी मिक कहते हैं, 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल से यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री जो कि खाद बनाती थी, वहाँ से जो है इस गैस का रिसाव होता है और भोपाल शहर के बहुत सारे लोगों की इसमें जान चली जाती है। 3 दिसंबर 1984 को इस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। ठीक है, 1350 ग्राम। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, कहाँ? सिंगापुर में, रास बिहारी बोस ने। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है, कुनैन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? कुनैन सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। सिनकोना पेड़ की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है, जो कि मलेरिया में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्ध होता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है किस किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो ये राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 64। ठीक है, आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 64। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक ने की और 1469 ईस्वी में तलवंडी में इनका जन्म होता है। स्टोरेज बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, H2SO4। ठीक है, किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है इसे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हैजा किसके कारण होता है? वायरस के कारण या बैक्टीरिया के कारण या फिर कुछ और के कारण? तो हैजा बैक्टीरिया के कारण होता है। हैजा को कॉलेरा कहते हैं इंग्लिश में, और विब्रियो कॉलेरी वो बैक्टीरिया है जिससे जो है हैजा यानी कॉलेरा डिजीज़ होता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, संसद में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, विधानसभाओं का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। तो ये इम्पॉर्टेंट जो है एज है फैक्टर है, जो कि न्यूनतम यानी मिनिमम होनी चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा मात्र 21 वर्ष आपकी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत सबसे पहले कौन आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत सबसे पहले कौन आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में जो विदेशी यात्री पहले आया था उसका नाम है हेन स्वांग। हेन स्वांग जो है हर्षवर्धन के काल में, जो कि 606 से 647 ईस्वी के बीच का अप्रॉक्स कार्यकाल था हर्षवर्धन का, उस काल में ह्वेन सांग आता है। इसकी रचना एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बताते चलूँ। CU की जो है ये लिखित है हेन स्वांग के द्वारा, ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। इसी तरीके से फाहयान चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में आया था।
और ये एक गुप्तकालीन शासक थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, इनके कार्यकाल में फाहियान आया था जिसने फोकोकी नामक चाइनीज़ ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद क्वेश्चन है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। जादू टोना का उल्लेख किस वेद में है? अथर्ववेद में है। ठीक है। सारनाथ में किसका स्तंभ है? सारनाथ में अशोक का स्तंभ है, अशोक स्तंभ। ठीक है। सारनाथ ही वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो सारनाथ में सम्राट अशोक का स्तंभ है, सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ यूपी में पड़ता है। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ब्लू बुक कहा जाता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। आगे क्वेश्चन है सबसे हल्की तरल धातु कौन सी है? सबसे हल्की तरल धातु, देखिए एकमात्र ऐसा धातु है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, वो है मरकरी यानी पारा। ठीक है, इसका आंसर पारा ही है। सबसे हल्की तरल धातु पारा है। ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन कर सकती हैं या नहीं? देखिए ध्वनि तरंगे जो हैं ये मैकेनिकल वेव्स हैं, यानी इन्हें यांत्रिक तरंग कहते हैं। इनके संचरण के लिए, इनके फ्लो के लिए जो है मीडियम होना आवश्यक है, जो जबकि वैक्यूम में मीडियम नहीं होता है निर्वात में। इसीलिए निर्वात में ये तरंगे संचरित नहीं हो पाती हैं, इसीलिए निर्वात में ध्वनि तरंगे संचरित नहीं हो पाएंगी। उसके बाद क्वेश्चन है कि बर्नौली का थ्योरम जो है वो किसके संरक्षण के बारे में है? द्रव्यमान, ऊर्जा या फिर बल? तो देखिए बर्नौली थ्योरम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण के बारे में बताता है। दिया सलाई में क्या प्रयोग किया जाता है? वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस या फिर ब्लैक? तो देखिए लाल फास्फोरस जो है वो दिया सलाई में इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब जो है लोहा का अयस्क है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है समान मॉलिक्यूलर फार्मूला एवं भिन्न साइज वाले विभिन्न यौगिक क्या कहलाते हैं? आइसोमर कहलाते हैं। आइसोमर, समान जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन शेप यानी आकार अलग अलग हो। ठीक है, आकार जो है साइज, मिनटू से साइज, आकार साइज अलग अलग हो, वो आइसोमर्स कहलाते हैं। ताप ऊर्जा को कार्य में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हीट इंजन कहा जाता है। जो ताप से जो है ताप को यानी हीट एनर्जी जो होता है उसको वर्क में बदलता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हीट इंजन कहा जाता है। फिर क्वेश्चन है किसी विलयन में विलेय के ज्ञात परिमाण में विलयन को ज्ञात विलायक हो तो वह क्या कहलाता है? वो आदर्श विलयन कहलाता है। सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? हीरा है। ऐसे अगर देखा जाए तो सबसे कठोरतम पदार्थ कार्बोरेंडम है। ठीक है, जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है, SiC4। उसके बाद क्वेश्चन है संघर्षहीन एवं असंपीड्य होता है क्या? तो आदर्श तरल, आदर्श लिक्विड जो होता है वो घर्षणहीन होता है, यानी घर्षण ज़रा सा भी नहीं होता है, बिल्कुल फ्लो अच्छे से वो करता है, और वो असंपीड्य होता है। ठीक है। परमाणु का रासायनिक गुणधर्म किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? परमाणु द्रव्यमान के द्वारा या परमाणु क्रमांक के द्वारा या फिर कुछ और के द्वारा? तो देखिए परमाणु का रासायनिक जो गुणधर्म है यानी केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर से डिसाइड होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि भाप का अतितापन किस दाब पर किया जाता है? भाप का अतितापन अचर दाब पर किया जाता है। फिर क्वेश्चन है धातु की क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किस टेक्निक के द्वारा होता है? तो धातु की क्रिस्टल संरचना का अध्ययन एक्स रे टेक्निक के द्वारा होता है। तो आज हमने इतने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट लाते रहेंगे जो आपके अपकमिंग वैकेंसीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि हम इस तरीके से क्वेश्चंस तो ला रहे हैं और आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में कि हम बहुत सारे मतलब कि टॉपिक्स को स्टडी बहुत अच्छे से आपको समझा के करा रहे हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। हमने ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स सभी का क्लास करवाया हुआ है और क्लास हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.